नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा आज चैप्टर नंबर 24 चीनी क्रांति को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो आप लोग प्लीज़ यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 24 वर्ल्ड हिस्ट्री में चीनी क्रांति, चाइनीज़ रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चीनी क्रांति 1720 ईस्वी में निर्मित कोहांग 13 चीनी व्यापारियों का संगठन था, जो 1842 ईस्वी से पूर्व चीन के साथ विदेशी व्यापार पर नियंत्रण रखता था। 1842 ईस्वी से पूर्व चीन में केवल कैंटन बंदरगाह से सीमित रूप से विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी में इंग्लैंड एवं चीन के बीच हुआ, जिसमें चीन पराजित हुआ। इस युद्ध का तात्कालिक कारण कमिश्नर लिन द्वारा अंग्रेज व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना था। प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति नानकिंग की संधि 1842 ईस्वी से हुई। ठीक है, इस संधि द्वारा चीन ने अपने 5 बंदरगाह कैंटन, अमोय, फुचाओ, निगम्पो तथा संघाई व्यापार हेतु अंग्रेजों के लिए खोल दिए। चीन की व्यापारिक संस्था कोहोंग को समाप्त कर दिया गया। आगे, नॉन किंग की संधि द्वारा 1842 ईस्वी में अंग्रेजों ने चीन से हांगकांग प्राप्त किया, जो 1997 ईस्वी में चीन को इंग्लैंड से वापस प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 1860 ईस्वी में इंग्लैंड तथा फ्रांस ने चीन को हराया। इस युद्ध का तात्कालिक कारण लोरचा एरो जहाज कांड था। आगे है कैंटन में, इसको दोस्तों हम कैप्टन पढ़ रहे थे। ठीक है, क्षमा करिएगा। कैंटन में फ्रेंच पादरी एबे चैपडेलेन की हत्या के कारण फ्रांस के संबंध चीनी सरकार के साथ तनावपूर्ण हो गए। इसलिए द्वितीय अफीम युद्ध में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया। किसका साथ दिया था? इंग्लैंड का। आगे, द्वितीय अफीम युद्ध की समाप्ति तिएत सिन की संधि ट्रीटी ऑफ तिएत सिन 1858 ईस्वी से हुई। जब इस संधि की पुष्टि कराने पीकिंग जाना था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को पीकिंग जाने की अनुमति उस मार्ग से दी गई जिस मार्ग से गुलाम जाते थे। जबकि आगे देखते हैं। जबकि दोस्तों अमेरिका और रूस को उस मार्ग से जाने की अनुमति दी गई, जिससे उनके साथ समानता का व्यवहार झलकता था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्रोधित होकर इंग्लैंड एवं फ्रांस ने पुनः युद्ध छेड़ दिया और सम्राट के महल समर पैलेस को नष्ट कर दिया। सम्राट भाग गया और राजकुमार कुंग ने संधि वार्ता की, जिसे पीकिंग
कन्वेंशन 1860 कहा जाता है। अब पुराने 5 सहित कुल 16 बंदरगाहों को विदेशियों के लिए खोल दिया गया। आगे, अफीम का व्यापार अब वैध और नियंत्रित कर दिया गया। ताइपिंग विद्रोह 1851 से 1864 ईस्वी तक हुआ, जिसकी प्रकृति अर्ध धार्मिक एवं अर्ध राजनीतिक थी। इस विद्रोह का नेता हुंग सियू चुआन था। ताइपिंग विद्रोह 1851 ईस्वी से 1864 ईस्वी के दौरान हुंग सियू चुआन ने चीन में ताइपिंग तिएन कुओ चीर शांति का दैवीय साम्राज्य स्थापित करने की घोषणा की थी। इस विद्रोह का नेतृत्व हुंग सियू चुआन ने किया। हुंग सियू चुआन ने स्वयं तिएन वांग यानी ईश्वरीय सम्राट की उपाधि धारण की। आगे है दोस्तों, ताइपिंग विद्रोह असफल हो गया, किंतु मंचू सरकार विदेशी शक्तियों के शिकंजे में फंसती चली गई। इस समय लिकिन कर नामक व्यापार कर लगाने से चीन के विकास और आंतरिक व्यापार में बाधाएं आईं। चीन जापान युद्ध 1894 से 1895 ईस्वी में चीन की पराजय हुई और दोनों देशों के बीच सिमोनोस्की की संधि 1895 ईस्वी में संपन्न हुई। आगे देखते हैं, इस संधि से जापान को बहुत लाभ हुआ। यूरोपीय देशों को यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने जापान को पीला आतंक तक की संज्ञा दे डाली। इसके बाद चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉक्सर विद्रोह के प्रति चीनी सरकार का रुख सहानुभूतिपूर्ण था। पाश्चात्य देशों द्वारा चीन के किए गए आर्थिक शोषण, चीन में बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी तथा बाढ़ एवं अकाल ने जनता में गहरा असंतोष पैदा किया। कैसा दोस्तों? गहरा असंतोष पैदा किया। आगे, जनता कहाँ गया? जनता के इस असंतोष ने ही बॉक्सर विद्रोह अथवा मुक्केबाजों का विद्रोह का रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह का प्रस्फुटन सर्वप्रथम 1899 ईस्वी के अंत में शांतुंग प्रांत में हुआ। 1900 ईस्वी में विद्रोह का प्रभाव पीकिंग में बढ़ गया। आगे, मुक्केबाजों ने नारा दिया कि विदेशियों को समुद्र में खदेड़ दो। 1900 से 1901 ईस्वी तक विद्रोह को कुचल दिया गया। आगे, चीन में 11 जून से 21 सितंबर 1898 ईस्वी तक सम्राट कुआंग हस ने अनेक सुधार आदेश जारी कर चीनी जनता को आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया। इन्हें ही 100 दिन के सुधार कहा जाता है। 1905 ईस्वी में डॉक्टर सन यात सेन ने जापान में गुप्त दल तुंग मेंग हुई को संगठित किया। डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत मिंतसूर यानी राष्ट्रवाद, मिनचुआन चुई यानी लोकतंत्र तथा मिनसेंग यानी आजीविका थे। इन्हें सान मिनचुआई अर्थात जनता के 3 सिद्धांत कहा जाता है। आगे, जनता का 3 सिद्धांत कहा जाता है। 1911 की चीनी क्रांति का तत्कालिक कारण 10 अक्टूबर 1911 की हैंको बम विस्फोट की घटना को माना जाता है।
इस क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर सन यात सेन ने किया था। डॉक्टर सन यात सेन ने 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति का नेतृत्व किया। डॉक्टर सन यात सेन ने 1912 ईस्वी में तुंग मेंग हुई सहित अन्य दलों को शामिल करते हुए राष्ट्रवादी दल कुओमितांग का गठन किया। आगे है डॉक्टर सन यात सेन ने 1 जनवरी 1912 को नानकिंग में गणतंत्र की स्थापना की। डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सरकार की राजधानी नानकिंग बनाई। 12 फरवरी 1912 को चीन में सम्राट ने पद त्याग का शासनादेश जारी करते हुए युआन सिकाई को समस्त अधिकार सौंप दिए। माइकल बोरोडीन रूसी सलाहकार था जिसने रूस की साम्यवादी पार्टी के ढंग पर कुओमितांग को पुनर्गठित करने में डॉक्टर सन यात सेन की सहायता की थी। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु 12 मार्च 1925 को हुई। 1927 तक किसी तरह कम्युनिस्टों और कुओमितांग दल के मध्य सहयोग रहा, परंतु कम्युनिस्टों की बढ़ती शक्ति एवं लोकप्रियता के कारण चियांग काई शेक ने सभी कम्युनिस्टों को कुओमितांग पार्टी से निकाल दिया। इसी समय चियांग काई शेक ने सोवियत संघ से संबंध तोड़ लिया तथा एक शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। ठीक है, आगे देखते हैं। कुओमितांग दल से अलग होने के बाद 1931 ईस्वी में कम्युनिस्टों की शक्ति का मुख्य केंद्र कियांगसी बन गया। कम्युनिस्टों की शक्ति का मुख्य केंद्र क्या बन गया? कियांगसी बन गया। ठीक है, कम्युनिस्टों का नेतृत्व माओ त्से तुंग कर रहा था। कियांगसी की कम्युनिस्ट सरकार ने नानकिंग की कुओमितांग सरकार की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। 1933 ईस्वी में नानकिंग में चियांग काई शेक की अध्यक्षता में कुओमितांग सरकार कार्य कर रही थी। ठीक है, यह है दोस्तों माओ त्से तुंग की फिगर देख लीजिए। ये है माओ त्से तुंग। ठीक है, बेचारे का आगे का बाल ही उड़ गया। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, आगे है कैंटन में वांग चिंग वेह तथा चेन कुंग पो के नेतृत्व में वामपंथी सरकार कार्य कर रही थी, जो चियांग काई शेक की नीतियों को सन यात सेन के सिद्धांतों के विरुद्ध समझती थी। आगे कियांगसी, अनहुई तथा कियेन प्रांतों में साम्यवादी सरकार कार्य कर रही थी। चियांग काई शेक के अधीन नानकिन सरकार कम्युनिस्ट विरोधी थी। 1933 ईस्वी में चियांग काई शेक ने 4 बार कियांगसी की कम्युनिस्ट सरकार पर आक्रमण किए, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। आगे 1934 ईस्वी में लाखों कम्युनिस्टों को मौत के घाट उतारने के अलावा चियांग काई शेक ने साम्यवादियों के दमन के लिए फासिस्ट ढंग पर नीली कुर्ती यानी ब्लू शर्ट नामक एक आतंकवादी दल का गठन किया, जिसका उद्देश्य कुओमिंतांग दल के विरोधियों का विनाश करना था। चियांग काई शेक ने चीन में नवजीवन आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसका उद्देश्य लोगों में चीन के प्राचीन आदर्शों की
प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न करना था, जिससे लोग मार्क्स की अपेक्षा कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों की ओर अधिक आकृष्ट हों। आगे है, चियांग काई शेक जिस ढंग से साम्यवादियों पर अत्याचार कर रहा था, उससे अब यह संभव नहीं था कि साम्यवादी कियांगसी प्रांत एवं उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर अपने प्रभाव को स्थापित रख सके। आगे है, ये है दोस्तों चियांग काई शेक। देख लीजिए इसका फिगर, कितना स्मार्ट है, बेचारे का बाल नहीं है फिर भी एकदम स्मार्ट है चियांग काई शेक। ठीक है, आगे कहाँ पे थे, स्थापित रख सका, यहाँ तक थे ना। आगे 1931 ईस्वी में जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो चियांग काई शेक ने जापान की अपेक्षा साम्यवादियों के दमन पर अधिक बल दिया। आगे है, अधिक बल दिया। आगे अब साम्यवादियों ने उत्तर में स्थित सेंसी प्रांत की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ किया। वहां जाकर वे अपनी शक्ति का पुनर्गठन करना चाहते थे। आगे है 16 अक्टूबर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 16 अक्टूबर 1934 ईस्वी से शुरू होकर 20 अक्टूबर 1935 ईस्वी तक चलने वाला यह महाप्रस्थान कियांगसी प्रांत से सेंसी प्रांत तक था। इस महाप्रस्थान का नेतृत्व माओ त्से तुंग कर रहा था। चियांग कोई शेक ने माओ त्से तुंग के इस महाप्रस्थान को साम्यवादियों को कुचलने का स्वर्णिम अवसर माना तथा इसे मृत्यु प्रस्थान की संज्ञा दी। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 6000 मील लंबा यह प्रस्थान 368 दिनों में पूरा हुआ। आगे इस दौरान 1 लाख कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं में से केवल 20,000 ही सुरक्षित पहुंच पाए। माओ त्से तुंग ने सेंसी प्रांत में स्थित येनान नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। इस महाप्रस्थान की सफलता का समस्त श्रेय माओ त्से तुंग तथा कमांडर सूते को है। साम्यवादियों का यह नया राज्य जापान द्वारा अधिकृत उत्तरी चीन के निकट था, अतः यह स्वाभाविक ही था कि साम्यवादियों का ध्यान चीन पर निरंतर बढ़ते हुए जापानी प्रभुत्व की ओर आकृष्ट होता। आगे 1936 ईस्वी में साम्यवादी सरकार ने अपने उद्देश्यों को इस प्रकार प्रकट किया। आगे है रूट ऑफ द लॉन्ग मार्च फ्रॉम जिगंची। ठीक है, आइए देखते हैं। यह माओ के महाप्रस्थान का मार्ग है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों नंबर 1 पॉइंट, विदेशी आक्रमणकारी का मिलकर मुकाबला करना। दूसरा, जनता को शासन संबंधी अधिकार प्रदान करना। तीसरा, देश की आर्थिक उन्नति करना। ठीक है, ये था दोस्तों इनका पॉइंट। 1936 में साम्यवादी सरकार ने अपने उद्देश्यों को इस प्रकार प्रकट किया था। ये 3 पॉइंट थे। आगे बढ़ते हैं। साम्यवादियों का मत था कि कुओमितांग और साम्यवादी दल दोनों को मिलकर जापानी आक्रमणकारियों को देश से बाहर निकालना चाहिए, जबकि चियांग काई शेक जापान का मुकाबला करने से पहले साम्यवादियों को हराना चाहता था। इसलिए कुओमितांग दल चीन में अलोकप्रिय होता गया। चियांग काई शेक साम्यवादियों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता था। वह सेंसी प्रांत में भी उन्हें परास्त कर संपूर्ण चीन पर कुओमिंगतांग दल का शासन स्थापित करना चाहता था। उसने
क्वांगतुंग तथा क्वांगरसू को साम्यवादियों के स्थानांतरण के बाद अपने प्रभुत्व में ले लिया था। चियांग काई शेक का विचार था कि जापान का मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक था कि पहले साम्यवादियों को परास्त किया जाए, जबकि चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सके। आगे अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने अपनी सेनाएं साम्यवादियों से संघर्ष हेतु भेजी। इन सेनाओं का प्रधान चांग सुए हलीआंग था। साम्यवादी अपने चीनी भाइयों से नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने चियांग काई शेक द्वारा भेजी गई सेनाओं को युद्ध न करने के लिए तैयार कर लिया। आगे है चांग हसुए हलीआंग ने साहस दिखाकर चियांग काई शेक को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के 13 दिन बाद उसे रिहा कर दिया गया तो साम्यवादियों और नानकिंग सरकार के बीच युद्ध बंद हो गया। इस समय चीन का लोकमत गृह युद्ध को बंद कर जापान के विरुद्ध संघर्ष को शुरू करने के पक्ष में था। चियांग काई शेक ने महसूस किया कि साम्यवादियों के साथ समझौता करने में ही चीन का लाभ है। अतः 10 फरवरी 1937 को कुओमितांग दल एवं साम्यवादी सरकार के मध्य समझौता हुआ, जिसके तहत जापान के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाना तय हुआ। साम्यवादी सेना को चीन की राष्ट्रीय सेना का ही एक अंग मान लिया गया था। ठीक है। आगे और साम्यवादी सेनापति जापान के साथ युद्ध करते हुए महासेनापति चियांग काई शेक के आदेशों का पालन करेंगे। आगे है दोस्तों, साम्यवादी सेना को चीन की राष्ट्रीय सेना में 8वीं सेना का नाम दिया गया। 1937 ईस्वी के चीन जापान युद्ध में चीन जापान द्वारा पराजित हुआ। तब चियांग काई शेक को नानकिंग को छोड़कर चुंगकिंग को अपनी राजधानी बनाना पड़ा। नानकिंग के अलावा कैंटन पर भी जापान का अधिकार हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के समय चीन में तीन तरह की सरकारें स्थापित थी। चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार की राजधानी चुंगकिंग, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी चीन में साम्यवादियों के अधिकार वाले राज्य की राजधानी येनान तथा जापानी प्रभाव वाले मंचूरिया के मंचुकाओ राज्य की राजधानी नानकिंग थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1943 ईस्वी में अमेरिका और इंग्लैंड ने चुंगकिंग सरकार का पक्ष लेते हुए चियांग काई शेक से संधि की। अमेरिका के प्रधान अधिकारी जनरल सीटलवेल और उसके बाद अमेरिकी राजदूत हर्ले ने बहुत प्रयास किया कि चीन की चियांग काई शेक की सेनाओं तथा साम्यवादी सेनाओं में समझौता हो जाए, किंतु अमेरिका का यह समझौता प्रयास असफल रहा। कुओमितांग दल और चीनी साम्यवादी दल की सेनाओं में गृह युद्ध चला और इस गृह युद्ध में साम्यवादियों को सफलता प्राप्त हुई। साम्यवादियों की देश रक्षा की भावना और उनके द्वारा जापान के विस्तार को रोकने का प्रयास करना उनकी सफलता का मुख्य कारण था। आगे देखते हैं दोस्तों।
साम्यवादियों के सिद्धांत जनता की आवाज़ सुनना एवं निम्न वर्ग से सहानुभूति रखना, जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने को काफ़ी थे। आगे, गृह युद्ध के दौरान चीन में साम्यवादियों ने रूसी सहायता से जहां ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिकार किया, वहीं राष्ट्रवादियों ने अमेरिका की सहायता से शहरी क्षेत्रों पर अधिकार किया। ठीक है, कहा दोस्तों, शहरी क्षेत्रों पर अधिकार किया। ठीक है, आगे है 12 जनवरी 1949 ईस्वी को चियांग काई शेक ने अपनी सरकार का कार्यभार उपराष्ट्रपति लित्सुंग येन को सौंप दिया। वह अब नाम मात्र का राष्ट्रपति बना रहा। नानकिंग की सरकार का संचालन जनरल ली के पास आ गया था। इस समय नानकिंग सरकार का प्रधानमंत्री सन फ्रो साम्यवादियों से समझौते के पक्ष में था, पर उसे अपने उद्देश्यों में सफलता नहीं मिली। अक्टूबर 1949 ईस्वी तक साम्यवादियों ने पीकिंग, नानकिंग, संघाई, हैको तथा कैंटन पर अधिकार कर लिया। आगे है, जब लगभग पूरे चीन पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया तो चियांग काई शेक अपनी बची खुची सेना लेकर फार्मोसा, ताइवान भाग गया। अब कुओमितांग सरकार के पास केवल सजेचुआन, क्वांगसी, हैनान द्वीप तथा फार्मूसा द्वीप बचे थे। 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग ने चीनी साम्यवादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की और 1950 तक 25 देशों ने जनवादी गणतांत्रिक चीन को मान्यता दे दी। 2 अक्टूबर 1949 ईस्वी को सोवियत संघ ने इस नए तंत्र को चीन की सरकार के रूप में मान्यता दी। अमेरिका ने फार्मोसा द्वीप स्थित चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार को मान्यता प्रदान की। अमेरिका ने 1971 ईस्वी में चीनी साम्यवादी सरकार को मान्यता दी, तब जाकर साम्यवादी चीन यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना। आगे है, कुछ फैक्ट फाइल्स देख लेते हैं। 1720 ईस्वी में कोहांग का निर्माण, 1838 ईस्वी में अफीम के अवैध व्यापार को रोकने हेतु कैप्टन ने कमिश्नर लिन की नियुक्ति की। 1842 ईस्वी में नानकिंग की संधि से प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 ईस्वी समाप्त हुआ। 1856 ईस्वी में लोरचा एरो की घटना से द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 प्रारंभ हुआ। ठीक है, आगे 1858 ईस्वी में तिएनतसीन की संधि से द्वितीय अफीम युद्ध समाप्त करने का प्रयास, पीकिंग कन्वेंशन 1960 द्वारा युद्ध समाप्त हुआ 1858 में। ठीक है, 1861 में चीन में एक विदेश मंत्रालय की स्थापना हुई 1861 में। 1895 में शिमोनोस्की की संधि से चीन जापान युद्ध 1894 से 1895 की समापन हुई। 1899 शांतुंग प्रांत में बक्सर विद्रोह का प्रारंभ हुआ। 1899 में 1900 ईस्वी में बक्सर विद्रोह समाप्त हो गया। 1901 में बक्सर प्रोटोकॉल हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 1905 ईस्वी में जापान में डॉक्टर सन यात सेन द्वारा तुंगमेंग हुई की स्थापना हुई। 1908 ईस्वी में समागी राजमाता तसु हसी का निधन हुआ। तसु हसी का सामग्री, एक सेकंड दोस्तों।
हाँ तो दोस्तों कहाँ थे? 1908 ईस्वी में साम्राज्ञी राजमाता तशु हसी का निधन हुआ, यहीं पे थे ना। आगे 1911 ईस्वी में 10 अक्टूबर को हैको बम विस्फोट हुआ। 1911 में ही चीन में मंचू वंश का पतन एवं गणतंत्र की स्थापना हुई। 1912 में दोस्तों तुंग मेंग हुई का कुओमितांग के रूप में डॉक्टर सन्यात सेन ने पुनर्गठन किया 1912 में। 1916 में राष्ट्रपति हुआन सिकाई की मृत्यु हुई 1916 में। 1925 में दोस्तों 12 मार्च को सन्यात सेन की मृत्यु हुई। ठीक है, 1925 में सन्यात सेन की मृत्यु हुई। 1938 ईस्वी में हैंको के पतन के बाद चियांग काई शेक राष्ट्रवादी सरकार की राजधानी चुंगकिंग ले गया। 1945 में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1949 ईस्वी में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति सफल हुई। इस प्रकार से दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 24 चीन की क्रांति दोस्तों हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 25 पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके संग अगर आप शेयर करते हैं तो आपके संग दूसरों का भी भला होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। लव यू दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।